हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आजकल की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की समाप्ति होना। आप बहुत सारे जीवों को देखते हैं कि वो IUCN की रेड डेटा बुक में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है या संकटग्रस्त है या सुभेद्य अवस्था में है। लेकिन हम बहुत ही कम ऐसे जीवों को देख पाते हैं जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त थे और उनको उभार लिया गया और उनकी वापसी हो गई। आज हम ऐसे ही एक लुप्त पक्षी की बात करेंगे जो बहुत ही संकटग्रस्त था, और अगर हम यूरोप के मध्य यूरोप की बात करें तो वहां से तो वो विलुप्त ही हो चुका था। उसकी वापसी हुई है 20 सालों के अंतर्गत। एक रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस विलुप्त पक्षी को वापस से सेंट्रल यूरोप में स्थापित किया गया। ये एक पक्षी था जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। नॉर्दर्न बाल्ड आइबिस इसका नाम कहा जाता है, और ये 17वीं शताब्दी के आसपास मध्य यूरोप में हुआ करता था। धीरे धीरे देखिए, पक्षियों के साथ मानव जैसी समस्या होती है। इसके कारण आप सारे लोगों ने देखा होगा कि जब ठंड के दिन आते हैं तो उस समय बहुत सारे पक्षी भारत उड़कर आते हैं, जिनको हम प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए, कई ऐसे जीव हैं इस दुनिया में जो बाहर के तापमान के साथ अपना तापमान बदल लेते हैं। जैसे मानव की बात की जाए तो मानव का तापमान नहीं बदलता। हमारा किसी भी परिस्थिति में, हम अंटार्कटिका चले जाएं, हम अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में घूम रहे हों, हम लद्दाख चले जाएं, हम अर्जेंटीना चले जाएं, हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दीजिए, या 310 केल्विन बोल दीजिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज होता। ऐसी पक्षियों के साथ भी है। अब हमारे साथ तो ऐसा है कि ठंड आई तो हमने क्या किया, हमने स्वेटर पहन लिया, जैकेट्स पहन लिए, रजाई का इस्तेमाल कर लिया, हीटर का इस्तेमाल कर लिया। अब यही चीज़ सोचिए पक्षियों के साथ कैसा होता होगा। पक्षी के पास तो ये विकल्प नहीं है। तो जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारी ऐसी बर्ड्स होती हैं जो साइबेरिया क्षेत्र में रहती हैं, साइबेरियन बर्ड्स, वो इंडिया उड़कर आ जाती हैं। तो इन्हीं को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है, प्रवासी पक्षी कहा जाता है। तो ऐसे ही एक प्रवासी पक्षी हुआ करता था यूरोप में 17वीं शताब्दी के आसपास। ये विलुप्त हो गया यूरोप के अंदर, क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स धीरे धीरे वहां से कम हो गई और ये दूसरे जगह पर चली गई। साथ साथ वहां पर जो जीव थे वो पनप ही नहीं पाए, तो इसके कारण उस क्षेत्र से पूरी तरह से इनकी समाप्ति हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई जिससे पिछले 20 सालों में ऐसा काम किया गया कि इनको वापस से वहां पर स्थापित किया गया। अब ऐसी क्या तरीका है? क्योंकि हम कई तरह की मेथड्स पढ़ते हैं। कुछ होते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, कुछ होते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन, कुछ एक्स सिटू कंजर्वेशन। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, तो चलिए अच्छे से इसको समझते हैं कि इसमें क्या बात करने वाले हैं हम। कि भाई इंसानों ने ये किया हुआ है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि भाई प्रकृति में कई जीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, उनको वैसा आवास मिलना चालू हो जाता है, हैबिटेट मिलना चालू हो जाता है। लेकिन मानव के द्वारा कुछ प्रयास किए गए और वो भी सफल हो जाए। जैसे भारत में इसका उदाहरण आप चीते के तौर पर देख सकते हो, तो इसको मैं आगे जोड़ूंगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर कि क्या हुआ है, ये पक्षियों को कैसे वापस लाया गया है। तो इसमें माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, ये आया हुआ है कि हाउ कंजर्वेशन, इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। इस आर्टिकल में कहा गया है कि हाउ कंजर्वेशनिस्ट आर हेल्पिंग वंस एक्सटिंक्ट बर्ड्स फाइंड लॉस्ट माइग्रेशन रूट्स। अब देखिए यहां पर किसकी बात की जा रही है? एक्सटिंक्ट बर्ड्स की बात की जा रही है, विलुप्त पक्षी की बात की जा रही है कि एक समय पर जो विलुप्त पक्षी थे इनका संबंध 17वीं शताब्दी से है। 17वीं शताब्दी में ये मध्य यूरोप के अंतर्गत पाए जाते थे, और मध्य यूरोप में से, क्योंकि देखिए यूरोप भी क्या होता है, ठंड के दिनों में काफी यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, तो पक्षी यहाँ से भी माइग्रेशन करते थे, और यूरोप से माइग्रेट करके वो कहाँ चले जाते थे? अफ्रीका चले जाते थे। और 17वीं शताब्दी में कहा गया कि ये जो अफ्रीका में ही जाकर कुछ पक्षी बचे, बाकी यूरोप में वो खत्म भी हो गए और अपना रूट भी भूल गए। मतलब अब देखिए क्या होता है, जब पक्षी आते हैं, जैसे मान लिया जाए इस क्षेत्र से उड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर ठंड के समय रह रहे हैं और वापस से उड़कर अपने गंतव्य स्थान पर चले जा रहे हैं। लेकिन अगर वो अपना रास्ता भटक जाए तो वो वापस वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज की गई है यहाँ पर
पर्यावरण शास्त्रियों ने, कुछ जीव वैज्ञानिकों ने, और इसमें एक संस्थान की भी बहुत बड़ी भूमिका है जो ऑस्ट्रिया का है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो आपको बहुत सारी नई चीजें आज की क्लास में समझने आएगी, तो आखिरी तक इस सेशन को जरूर देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर ये सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हैं, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी का टॉपिक है, जो आपको पढ़ाया जाता है जीएस पेपर नंबर 3 में। तो जीएस पेपर 3 में आप बायोडाइवर्सिटी एक अलग से टॉपिक है, आपको पढ़ना होता है, IUCN के बारे में पढ़ना होता है, इसी में आप WWF के बारे में देखते हैं। कई ऐसे इंपॉर्टेंट संगठन हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं और उनके द्वारा कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसके कारण अलग अलग देशों में जो जैव विविधता नष्ट हो रही है, जो उसका ह्रास हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, उसको वापस से पुनः स्थापित किया जाता है। तो ये सब्जेक्ट आप हमारे साथ बहुत सारे, वैसे तो जीएस के सारे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, एसए का पेपर, इसके अलावा आपके प्रीलिम्स में सीसैट, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच में आपको अवेलेबल होती हैं। ये बैच बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बैच में आपको 37 टेस्ट देने मिलेंगे हर संडे 31 के बाद, मतलब 31 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है और इसके बाद 8 सितंबर से आपको पहला टेस्ट मिलेगा। इसके बाद आपको 18 मई 2025 तक 37 टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट को आप अपीयर कर सकते हैं। उसमें अगर आप टॉप करेंगे तो आपको 11,000 रुपीज़ की प्राइज मनी मिलेगी। अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाता है तो जो मनी आपसे ली गई है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और आपको यहाँ पर रहकर तैयारी करनी होगी और फिर आपको इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। ये बैच मनीष लाइव यूज़ करके आपको अभी मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है। ये फीस जो 23,999 है, इससे भी आपको 1,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे मनीष लाइव। तो ये 22,999 में सारे फीचर्स वाला बैच आपको मिल सकता है ड्यू टू ग्रेट लर्निंग डेज। तो जल्दी से हमारी ऐप या वेबसाइट पर जाइए, मेरा कोड यूज़ करिए मनीष लाइव और इस बैच में एनरोल कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे। कोई भी तरह की आपको एडमिशन रिलेटेड इश्यूज आएंगे तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। बाकी आपको लेक्चर्स की PDF और कोई डाउट्स हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। M27 श्रीवास्तव मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मनीष श्रीवास्तव GS ये मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप है। चलिए हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रिया के अंतर्गत यहां पर एक NGO है, एक संगठन है जो कि सरकारी नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, गैर सरकारी संगठन है। और इस गैर सरकारी संगठन ने बहुत बड़ा काम किया। इस NGO ने ऐसा काम किया कि एक पक्षी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्दर्न बाल्ड आइबिस, ये पक्षी मध्य यूरोप में क्या हो गया था, विलुप्त हो गया था। तो ये जो संगठन है, जिस संगठन का नाम है वाल्ड रैप्टन, जो वाल्ड रैप्टिम है, ये कंजर्वेशन एंड रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है। किसका है, तो यहाँ पर आपको एक व्यक्ति नजर आ रहे होंगे, इनके द्वारा ये पहल शुरू की गई थी 2002 में। और ये प्रभावित भी, बड़ी रोचक कहानी है। इन्होंने इन पक्षियों को बचाने के लिए जो काम किया, इनको वापस से यूरोप में जो स्थापित किया, उसके लिए बड़ी ही एक डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज किया है। इनका नाम अगर हम बात करें तो इनका नाम है जोहान्स फ्रिट्ज। जोहान फ्रिट्ज का ही ये संगठन है जिसका नाम है वाल्ड ट्रैप टीम। ये एक तरह का NGO है जो ये बायोलॉजिस्ट भी हैं और कंजर्विस्ट भी हैं, मतलब संरक्षण करता है पर्यावरण के अलग अलग जीवों के। तो इन्होंने 1996 में एक मूवी आई थी फ्लाई अवे होम, 1996 की, उस मूवी में ये दिखाया गया था फ्लाई अवे होम में कि कैसे पक्षियों को उनका रास्ता दिखाया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या टेक्नोलॉजी अपनाई गई और उसके जरिए इनको वापस से यूरोप में स्थापित किया गया। तो ये चर्चा में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जीव विज्ञानी जोहान्स फ्रिट्ज और इनका ही संगठन वाल्ड ट्रैप टीम 2002 के बाद से मध्य यूरोपीय उत्तरी बाल्ड आइबिस की आबादी को शून्य से लगभग कहां पर लेकर पहुंचा दिया इन्होंने, 300 पहुंच गया है। तो पहले ये प्रजाति जो थी वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त थी या गंभीर रूप से लुप्त प्राय थी। इसी को आप CR कहते हैं। CR IUCN की जब रेड डेटा बुक आप देखते हैं तो उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है और वल्नरेबल होता है। जैसे डायनासोर है वो तो विलुप्त ही हो गए, इस पृथ्वी से ही विलुप्त हो गए। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जंगलों से विलुप्त हो जाते हैं। तो कुछ जीवों को आप क्या करते हो, चिड़ियाघर में रखते हो, जू में रखा जाता है। कोई पेड़ पौधा है तो उसको बॉटेनिकल गार्डन में रखा जाता है। ऐसे ही अगर कोई जीव जंगल से विलुप्त हुआ है तो ये तरीका है, लेकिन उसके बाद जो श्रेणी आती है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है। अगर इसको यहां से नहीं बचाया तो ये जंगलों से खत्म हो जाएगा। और उससे कम खतरनाक श्रेणी होती है
देखिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद होती है एंडेंजर्ड, और एंडेंजर्ड के बाद होती है वल्नरेबल। यही तीन थोड़े से चिंता के विषय होते हैं। तो ये पक्षी क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड हो गया है, तो गंभीर लुप्त प्राय से ये लुप्त प्राय में स्थानांतरित कर दिया गया है IUCN की बुक में। किसकी वजह से? तो एक जीव वैज्ञानिक है जिनका नाम जोहान्स फ्रिट्ज और उनका संगठन वर्ल्ड रैप टीम ने ये काम करके दिखाया है। तो वर्ल्ड रैप टीम, ये जो हम बात कर रहे हैं, और किस पक्षी के लिए है? तो नॉर्दर्न बार्ड आइबिस। तो हो सकता है यूपीएससी यहां से आपसे प्रश्न पूछे, इस पक्षी के बारे में पूछे, तो ध्यान रखेंगे सेंट्रल यूरोप में इसको स्थापित किया गया है। 20 साल का इनको समय लगा है और माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी का इन्होंने प्रयोग किया है। क्या होती है माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी? तो हम बात करेंगे। तो ये यूरोप में इसकी विलुप्ति हो गई थी। अत्यधिक शिकार के कारण 17वीं शताब्दी तक ये प्रजाति मध्य यूरोप से विलुप्त हो गई, लेकिन ये अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती थी, लेकिन वहां से ये अपने गंतव्य स्थान तक नहीं आती थी। तो एक मूवी आई थी 1996 में। इस पिक्चर में यही दिखाया गया था कि पक्षियों को कैसे ट्रेन किया जाता है। तो उसमें इस तरह का उनके पास एक विमान था जिसको माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बहुत हल्का विमान था जिसमें ये पक्षी जब ये उड़ते थे तो इनके साथ पक्षी भी इनका पीछा करते थे। तो यही चीज इन्होंने भी अपनाई और इस तकनीक को, क्योंकि ये मूवी आई, मैंने आपको बताया कब, 1996 में, और जोहान्स फ्रिट्ज ने काम करना कब से चालू किया? 2002 से इन पक्षियों के लिए काम किया, नॉर्दर्न बार्ड आइबिस। और इतने सालों में इनका जो प्रयास रहा वो सफल रहा और उसके कारण यूरोप में आज इनकी गिनती 300 पक्षी तक पहुंच चुकी है, जो एक समय पर शून्य थी। तो इसमें क्या किया जाता था ये आप देख पा रहे होंगे। इसी को आप कहेंगे कि ऐसा विमान है जो काफी हल्का विमान होता है, और इस तकनीक को कहा जाता है माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी। माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी के विमान जिनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण भी नहीं होता है, और इसमें जो पायलट होता है वो ओपनली ही रहता है, जिससे पक्षी उसका आसानी से पीछा कर लेते हैं। अब ऐसा कैसे कर लेते हैं पक्षी पीछा उसका? तो इनके लिए सबसे पहले क्या होता है कि जहां पे इनकी ब्रीडिंग होती है, जहां पर इनका प्रजनन हुआ है और अंडे दिए गए हैं, उन अंडों को उनकी मां से दूर कर दिया जाता है। दूर करने के बाद उनको मानव के बीच में ही रखा जाता है। तो धीरे धीरे जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो वो मानव के साथ ही बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके साथ वो काफी फ्रेंडली हो जाते हैं, और जब फ्रेंडली हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनको उनके साथ रहना पसंद आ जाता है। तो इसके जरिए जैसा वो उस मूवी में दिखाया गया था फ्लाई अवे होम, यही चीज इन्होंने अपनाई, और इसको अपनाकर इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इन छोटे पक्षी मतलब जब इनका प्रजनन ही हुआ है उस समय से ये अपने पास उनको रखने लगे। धीरे धीरे वो इतने फ्रेंडली हो गए कि उन्होंने फिर इस माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी का यूज किया, और इस माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करके जहां अफ्रीका में जिन क्षेत्रों में ये मिलते थे वहां से ये यूरोप लेकर आते थे उनको। तो धीरे धीरे पक्षियों ने उड़ना चालू किया, कभी 200 किलोमीटर, कभी 300 किलोमीटर, ऐसे करते करते उनको रूट अब समझने आने लगा। तो पहले क्या होता था, कई बार वो अफ्रीका से जब ठंड खत्म हो जाती थी तो प्रयास करते थे दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन वो और ज्यादा ठंडी जगहों पर चले जाते थे तो कई बार मर जाते थे क्योंकि वो रूट भूल गए। अब जैसे मान लिया जाए आप अपने घर से निकले और घर से निकलने के बाद आप घर का रास्ता ही भूल गए, तो आप घर कैसे पहुंचेंगे? यही पक्षियों के साथ हुआ। तो इन्होंने उनको रास्ता भी दिखाया और ट्रेन भी किया। तो यहां पर इस आर्टिकल में अगर देखें तो इनिशियली द बर्ड्स वेयर टॉट टू फ्लाई फ्रॉम बावेरिया टू टस्कनी इन सेंट्रल इटली। तो शुरुआती दौर पर इन्होंने जब बहुत ज्यादा फ्रेंडली हुए तो इसी तकनीक के जरिए ये पक्षियों को उड़ाते थे, और पक्षियों को शुरुआती दौर पर बावेरिया से ये इटली लाए थे, टस्कनी क्षेत्र में। एंड दिस वॉज द रूट दैट वाइल्ड रैप्स इन सेंट्रल यूरोप हिस्टोरिकली फ्लो। और ये माना जाता था 16वीं 17वीं शताब्दी में जब ये पक्षी यूरोप में रहा करते थे तो इसी रास्ते से ये उस जगह पर सेंट्रल यूरोप में वापस आते थे। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट माइग्रेशन टुक प्लेस इन 2011। ऐसा इन्होंने कई साल किया, 2002 से ये प्रयास करते रहे 2011 तक। तब क्या करते थे, ये अपना विमान जो माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी था इसको साथ में लेकर जाते थे और पक्षी भी इनके साथ उड़ते थे। लेकिन इस चीज का इनको सही तौर पर जो फल मिला, फ्रूट मिला, वो वर्ष 2011 में मिला। 2011 में पक्षी अपने आप उस रूट को फॉलो कर कहां आने लगे, सेंट्रल यूरोप में आने लगे। तो एंड मेनी बर्ड्स हैव सिंस फ्लोन रफली 550 किलोमीटर रूट, और ये लगभग 550 किलोमीटर की उड़ान भरकर इस रास्ते को फॉलो करने लगे। बट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैव मेंट दैट दीज बर्ड्स आर नाउ फ्लाइंग लेटर इन द सीजन्स। दिस लेड देम टू क्रॉस द अल्प्स इन कोल्डर, more dangerous weather and without the help of warm currents of air that rise upward and enable flying birds to conserve energy। देखिए, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ, जो 17वीं शताब्दी में जिस तरह का हमारी जलवायु होती थी उसमें परिवर्तन हुआ।
तो इन्होंने भी अपने सीजन में थोड़ा सा बदलाव किया और उस बदलाव के कारण हवा से भी इनको फायदा मिलने लगा, जिसके कारण ये धीरे धीरे आने लगे। और 2011 से 2024 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो लगभग इन 11-12 सालों में ये आज इनकी गिनती बढ़ते बढ़ते 300 के आसपास पहुंच गई है। इस तरह का ये माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी विमान होता है जिसमें ये पक्षी आराम से ऊपर बैठे रहते हैं, इनके साथ काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं और धीरे धीरे इनको ट्रेन करके ये रास्ते दिखाए गए। और इस तरीके से ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अप्रोच है, क्योंकि अभी हम जो भी तरह के संरक्षण की बात करते हैं तो इन संरक्षण में हमारे पास क्या है, या तो स्वस्थानीय है या बाह्य स्थानीय है। स्वस्थानीय यानी इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं हम। तो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या करते हैं, हम नेशनल पार्क में उनको रख देते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व में रख देते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रख देते हैं। जब हम बाह्य स्थानीय की बात करते हैं तो जीन बैंक में रख देते हैं, सीड बैंक में रख देते हैं, या बॉटेनिकल गार्डन में रख दिया जाता है, या जूलॉजिकल गार्डन में रख दिया जाता है, चिड़ियाघरों में रख दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से पक्षी अपने आप स्वतंत्र रूप से नहीं कार्य कर रहे होते हैं, इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है। हालांकि इस केस में भी मानव का हस्तक्षेप हुआ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूरोप में भी वही परिस्थिति हुई जैसी भारत में हुई। भारत में 1950 के आसपास तक चीते हुआ करते थे, जिसमें बस्तर के जो शासक थे उन्होंने इनका शिकार किया था। 1952-53 के आसपास हमने चीते को विलुप्त कह दिया भारत से। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि दुनिया से चीते विलुप्त हो गए। चीते तो अफ्रीका में भी मिलते हैं, चीते ईरान में भी मिलते हैं। तो किया क्या गया, हम अफ्रीका से, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से चीतों को लेकर आए। अब उनका कहां पर संरक्षण दिया जा रहा है, भारत में दिया जा रहा है। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, जो अफ्रीका के अंतर्गत ये नॉर्दर्न बाल्ड आइबिस जो थी, इसको लेकर धीरे धीरे प्रयास करना चालू किया, इनके अंडों से, इनके चूजों से। तो उनको धीरे धीरे ट्रेन किया, उनके साथ फ्रेंडली हुए और फाइनली इनको लेकर यूरोप। लेकिन ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, काफी समय लगा इनको। और जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया वो माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो आशा करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी। जो प्रयास इनकी जो एनजीओ है उसने किया, जोहान्स व्रिट्स ने किया, तो इनका इसको एक तरीके से सफल तौर पर ये इसमें कामयाब रहे। और अब धीरे धीरे संरक्षण और भी बड़े लेवल पे किया जा रहा है और पक्षियों ने अपना मार्ग खुद स्वयं ढूंढ लिया है। तो आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बाकी आप हमारे साथ बैच में पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैचेस में और भी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज़ इस बैच को लेने के बाद नहीं खरीदनी है। सिलेक्शन बॉक्स में 18 बुक्स का सेट, मैप्स, स्टेशनरी आइटम्स, आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, सी सेट की क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सारे फीचर्स, क्रक्स, नोट्स, सब कुछ मिलता है इसमें। दिल्ली आने का मौका मिलता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, हर वीक 11,000 जीतने का मौका है और साथ साथ ये फी भी रिफंड हो जाएगी। वैसे ये फी आपको और कम मिलेगी अभी मनीष लाइव कोड यूज करने पर, और 1 साल की वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो बहुत सारे फीचर्स आपको इस बैच में मिल रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, ऐप या वेबसाइट पर जाना है, मनीष लाइव कोड यूज करना है और बैच को एनरोल कर लेना है। कोई भी दिक्कत आती है मनीष श्रीवास्तव GS इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज कर देंगे। M27 श्रीवास्तव ये मेरी इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी है, इसको ज्वाइन करके इस लेक्चर की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।